हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो भारतीय संविधान की जो राज्य व्यवस्था है इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। राज्य व्यवस्था से जुड़े जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो पॉलिटी है वह हम डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे जो राज्य जो है, स्टेट है, किस कंडीशन में हम किसी भी स्टेट को स्टेट्स कहेंगे, ऐसी कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। जब कोई भी जो स्टेट है वह स्टेट कहलाता है तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है एक स्टेट को स्टेट कहने के लिए, यह सब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो भूखंड है कब वह राज्य कहलाएगा। शासन के अंग हम देखेंगे, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स हम देखेंगे कि शासन के अंग क्या है, व्यवस्था में शासन के अंग क्या है देखेंगे हम। शासन प्रणाली के प्रमुख प्रकार क्या है, जो द मेजोरिटी टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम हम देखेंगे यहाँ पे, और जो राजनीतिक विचारधारा है वह शब्दावली है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज जो हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राज्य व्यवस्था। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है इसे हम दो शब्दों में विभाजित कर सकते हैं, राज्य और व्यवस्था। हाँ, हम बिल्कुल दो शब्दों में इसे विभाजित कर सकते हैं। हम राज्य को अलग कर सकते हैं और व्यवस्था को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो शब्दों से मिलकर बना है राज्य और व्यवस्था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, और फिर हम बाद में देखेंगे सिस्टम क्या है। स्टेट सिस्टम हम देख रहे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं राज्य, स्टेट क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे व्यवस्थाएं। राज्य होने के लिए अलग अलग जो राजनीतिज्ञ हुए हैं, अलग अलग जो समाजवादी सुधारक हुए हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने राज्य की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। लेकिन जो मोंटेविडियो में एक कन्वेंशन हुआ, अलग अलग राजनीतिज्ञ जो हुए हैं उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया और एक पर्टिकुलर कुछ चार शर्तें निकाली गई जो कि कॉमन रही, और एक साधारण एक सिंपल शर्तें निकालकर एक राज्य को बताया गया कि अगर कोई भी जो राज्य है इन चार शर्तों को फॉलो करता है तो हम उसे राज्य की संख्या दे सकते हैं। तो ये चार पॉइंट्स हैं जिसे हम राज्य की कोई भी जो राज्य है उसे राज्य कह सकते हैं। तो जो यहाँ कन्वेंशन हुआ है एक मोंटेविडियो में, यहाँ कन्वेंशन हुआ था गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। मोंटेविडियो में एक कन्वेंशन हुआ था और यह कन्वेंशन हुआ था 1933 में। तो 1933 में मोंटेविडियो में एक कन्वेंशन हुआ था जिसके थ्रू राज्य की जो परफेक्ट डेफिनेशन है वह निकाली गई। इसके लिए निम्न चार शर्तें हैं। जो राज्य होने के लिए सबसे पहले तो एक भूभाग होना चाहिए। अगर भूभाग ही नहीं होगा तो हम राज्य की जो क्रियाएं हैं, शासन संचालन है, वह कहाँ होगा, हवा में तो शासन संचालन हो नहीं सकता। तो एक राज्य होने के लिए भूभाग होना चाहिए, एक पर्टिकुलर भूभाग होना चाहिए, या हम हवा में तो किसी भी देश का शासन संचालन कर नहीं सकते। सो गाइस, एक भूभाग होना चाहिए। तो एक पहली शर्त है कि जो राज्य होने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। सेकंड है, अब भूभाग होने से थार मरुस्थल एक भूभाग है, लेकिन क्या वह राज्य कहला जाएगा? राज्य कहलाने के लिए उसमें जनसंख्या भी निवास करनी चाहिए। तो राज्य होने के लिए जनसंख्या भी होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। और थर्ड है, अब जनसंख्या है, भूभाग है, जनसंख्या उसमें रह रही है, लेकिन अब क्या उससे राज्य कहला जाएगा? राज्य कहलाने के लिए शासन संचालन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सरकार। तो राज्य होने के लिए हमें सरकार की भी आवश्यकता होगी, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, उसमें जनसंख्या निवास करनी चाहिए, फिर उसके बाद उसमें उनकी एक सरकार होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उसका संचालन कर सके। अब जो हमारी सरकार है, जिस प्रकार से अगर सरकार भी है, भूभाग भी है और जनसंख्या भी है, तो उससे क्या राज्य कहला जाएगा? राज्य नहीं कहला सकता, क्योंकि जो हमारी सरकार है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी होनी चाहिए। तो हमारी जो सरकार है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसमें सरकारें हैं और जनसंख्या निवास कर रही हैं, और पर्टिकुलर जो एक भूभाग है तो हम उसे राज्य की संख्या देंगे। अगर आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो जो राज्य जो है यह एक अमूर्त अवधारणा है। यह एक अमूर्त अवधारणा है जो किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को प्रतिबिंबित करता है। जो राज्य होता है गाइस, वह एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा से तात्पर्य जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। जैसे कि समाजवाद एक अमूर्त, जैसे हम एहसास कर सकते हैं पंथ निरपेक्ष, कि हमें सभी धर्मों को समान रूप से अपनाना है, एक समान रूप से सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखना है, पंथ निरपेक्ष। यह एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक इसी प्रकार राज्य एक अमूर्त अवधारणा है जो किसी भी समाज की राजनीतिक जो समाज जो है
उसकी राजनीतिक संरचना को हमारे समक्ष प्रतिबिंबित करता है, हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राज्य के यह 4 अंग है गाइस। भूभाग होना चाहिए, एक पर्टिकुलर भूभाग होना चाहिए, उसमें जनसंख्या निवास करनी चाहिए, उनकी एक सरकार होनी चाहिए और वह जो सरकार है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होनी चाहिए। तो भूभाग होना चाहिए। तो भूभाग की डेफिनेशन इस प्रकार से होंगी। जो भूभाग है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? जो भूभाग होता है राज्य की क्रियाओं को संचालन हेतु, जो राज्य है उसकी जो भी जितनी भी क्रियाएं हैं उसके संचालन हेतु जो भूखंड की हमें आवश्यकता होती है हम उसे बोलेंगे भूभाग। अब हम जनसंख्या को देख लेते हैं। जो जनसंख्या क्या होती है? तो एक पर्टिकुलर भूभाग पे निवास करने वाला जो जन समुदाय होता है, एक निश्चित भूभाग पे निवास करने वाला जो जन समुदाय होता है हम उसे जनसंख्या कहते हैं। सरकार क्या होती है? राजनीतिक क्रियाओं के व्यवहारिक अभिव्यक्ति हेतु जो मूर्त संरचना होती है। मूर्त संरचना हम हमारी सरकार को देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं हम उसे मूर्त कहते हैं, और जिसे हम देख नहीं सकते सिर्फ एहसास कर सकते हैं हम उसे अमूर्त कहते हैं। तो जो मूर्त संरचना होती है उसे हम सरकार कहते हैं। राजनीतिक क्रियाओं के व्यवहारिक अभिव्यक्ति हेतु जो मूर्त संरचना है, राजनीतिक क्रियाओं के संचालन हेतु, अभिव्यक्ति हेतु उसका पर्टिकुलर एक सीरियल वाइज उसे संचालित करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, जो नए नए नियम आए हैं उन्हें संचालित करने के लिए जिन हेतु जो मूर्त संरचना की हमें आवश्यकता होती है हम उसे सरकार कहेंगे। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो एक राज्य जो स्वयं उसके आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय जिसे लेने की शक्ति प्राप्त होती है, जो इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वह आंतरिक मामले हो या फिर बाह्य मामले हो, जो निर्णय लेने में इंडिपेंडेंट होता है हम उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। तो आई होप यह आपको चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर हम इसकी तुलना भारत से करें तो क्या हम हमारा जो भारत देश है उसे हम एक राज्य की संज्ञा दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम हमारे भारत देश को एक राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत देश है एक पर्टिकुलर एक निश्चित इसका भूभाग है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत देश का भूभाग है। इसमें जनसंख्या निवास करती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या की कैलकुलेशन की गई है। तो जो जनसंख्या है वहां जो है 1,81,85,4,977 जो है जनसंख्या निवास कर रही है। और राजनीतिक क्रियाओं के संचालन हेतु क्रियाओं और उसके व्यवहारिक अभिव्यक्ति हेतु जो मूर्त संरचना होती है हम उसे सरकार कहते हैं। हमारे यहाँ पे सरकारें हैं, द्विदलीय सरकार है। यहाँ पे हमारे यहाँ एनडीए की सरकार है, और जो हमारा देश है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। पहले हमारा भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तो 1947 में जब वह आजाद हुआ उसके बाद हमें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, चाहे वह हमारे आंतरिक मामले में हो या बाह्य मामले में हो, जो हम निर्णय लेते हैं उसके लिए हमें किसी भी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो कि एक भीषण आपदा हम इसे कहेंगे, तो इसमें जो सरकारें हैं हमारी वह इंडिपेंडेंट थी निर्णय लेने के लिए, वह इंडिपेंडेंट थी। उन्हें किसी भी जो नियम को लागू करने के लिए किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हमें लागू करना है या नहीं। उन्होंने लॉकडाउन लगाया सभी का, और जो भी पॉजिटिव पाए गए उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन रखा गया। तो इस प्रकार से वह अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले में जो निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो हम हमारे जो भारत देश है इसे एक राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। आई होप आपको राज्य बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा राज्य है, भूभाग है पर्टिकुलर, उसमें जनसंख्या निवास कर रही है, इसकी सरकारें हैं, और जो हमारी सरकार है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अगर यह 4 कंडीशंस को अगर कोई राज्य फॉलो कर रहा है तो हम उसे राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमें राज्य तो समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं क्या होती है। अब जो हमारा राज्य है, जनसंख्या इसमें निवास कर रही है, भूभाग है, तो इसके संचालन हेतु जिन नियमों का हमें आवश्यकता होती है, जिन नियमों का संगठन समूह होता है, इसके लिए संविधान बनाया गया। तो जो नियमों का समूह है उसे हम संविधान कहते हैं, और संविधान नियमों के थ्रू जो संचालन होता है उसे हम व्यवस्था कहते हैं। तो संचालन हेतु जो सिस्टम होता है उसे हम व्यवस्था कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको राज्य बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं। तो किसी भी राज्य है उसे गवर्न करने के लिए, उसको अच्छे से संचालित करने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। तो नियमों का जो समूह होता है हम उसे
संविधान कहते हैं। तो संविधान जो है वह नियमों का समूह है, और जो संविधान है उसे संचालित करने के लिए जिस सिस्टम की हमें आवश्यकता होती है हम उसे कहते हैं व्यवस्था, सिस्टम। तो नियम क्या होते हैं, वो संविधान क्या होता है गाइस? संविधान क्या होता है? मौलिक नियमों का समूह होता है। नियम दो प्रकार के होते हैं गाइस, मौलिक नियम और अधीनस्थ नियम, फाउंडेशन लॉ और सब्सिडियरी लॉ। फाउंडेशन नियम क्या होते हैं? फाउंडेशन नियम वे नियम हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे नियम जो एक बार बन चुके हैं और अब उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अधीनस्थ नियम वे नियम हैं जिनमें परिवर्तन तो किया जा सकता है, और यह जो नियम होते हैं वह मौलिक नियम की सहायता से बनाए जाते हैं। जो मौलिक नियम की सहायता से जो अदर नियम या फिर एक्ट जो आते हैं हम उन्हें अधीनस्थ नियम के तहत पढ़ते हैं, तो अधीनस्थ नियम हम उन्हें कहते हैं। तो नियमों का जो समूह है हम उसे संविधान कहते हैं। संविधान को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स के अलावा किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित जो मूलभूत कानूनों का समूह होता है हम वह संविधान कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फाउंडेशन फंडामेंटल लॉज डिजाइन टू गवर्न द सिस्टम ऑफ अ स्टेट। किसी भी जो स्टेट है उसके संचालन हेतु जो नियम बनाए गए हैं, जो मूलभूत नियम बनाए गए हैं उसका जो समूह है उसे हम संविधान कहते हैं। अब जो संविधान है जो क्यों बनाया गया है, यह किसी भी राज्य के शासन संचालन हेतु बनाया गया है। तो अब हम देख लेते हैं शासन के अंग। तो जो हमारा शासन है उसके संचालन हेतु जो नियम बनाए गए हैं वह अंग क्या होते हैं? नियमों के समूह को तो हम संविधान कहते हैं, यह समझ में। अब हम देख लेते हैं शासन के अंग। शासन के अंग क्या होते हैं? तो प्रत्येक शासन व्यवस्था में विधि निर्माण, जो शासन है उसके संचालन हेतु, किसी भी शासन के संचालन हेतु तीन बातें आती हैं कि भाई एक पर्टिकुलर नियम होने चाहिए, तो नियम बनाएगा कौन, फिर नियम जो बने हैं उन्हें लागू कौन करेगा, और जो लागू करेगा और उनमें कुछ गड़बड़ी आती है तो निर्णय कौन लेगा। तो इस प्रकार से तीन पार्ट में जो शासन है हमारा उसको तीन पार्ट में विभाजित किया गया है। इसके तीन अंक बनाए गए हैं, एक नियम बनाने वाला, एक नियम लागू करने वाला, और एक नियम में जो गड़बड़ी आ रही है, जो बहस हो रही है उसमें निर्णय लेने वाला। तो जो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं शासन के अंग होते क्या हैं। प्रत्येक शासन व्यवस्था में जो विधि निर्माण, विधि के क्रियान्वयन तथा शासन संचालन तथा विवादों के समाधान हेतु जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया है हम उन्हें शासन के अंग कहते हैं। जो विधि निर्माण करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। जो शासन जो विधि नियम बनाए गए हैं उन्हें जो लागू करता है हम उसे कार्यपालिका कहते हैं। और जो विवाद आ रहे हैं उनको निवारण करने के लिए जो संस्था बनाई गई है हम उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो भारत में शासन के तीन अंगों के माध्यम से शक्ति का पृथक्करण किया गया है, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। जो हमारा भारत है इसमें नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो अब हमने जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है इस प्रकार से शासन के अंग को चार्ट वाइज देखा है। जो हमारा शासन है उसके तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका है इसके पास क्या शक्तियां प्राप्त हैं वह हम देख रहे हैं। जो विधायिका है वह हमारे लिए कानून बनाती है, तो इसे कानून बनाने या फिर विधि निर्माण करने वाली जो संस्था होती है हम उसे विधायिका कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन जैसे भारत में जनता द्वारा निर्वाचित विधि प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण का कार्य करती है। अब जो विधायिका होती है यह कानून तो बनाती है, लेकिन विधायिका में होते कौन है? तो जो विधायिका है वह लोकतांत्रिक शासन में होती है। जो हमारा भारत देश का शासन है वह एक लोकतांत्रिक शासन है। तो लोकतांत्रिक शासन क्या होता है? जिसमें जनता अपना उत्तराधिकारी खुद चूज करती है, हम उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक शासन। तो जो विधायिका है उसमें कौन से व्यक्ति हैं जो विधायिका में होते हैं? तो विधायिका जो जनता होती है वह वोटिंग के दौरान, निर्वाचन के दौरान अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जो प्रतिनिधि विधायक को वह चूज करती हैं वह विधायिका में जाते हैं और वहां ही हमारे लिए विधि का निर्माण करते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन जैसे भारत में जनता द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं प्रतिनिधि, उन्हीं के माध्यम से विधि निर्माण कार्य कराया जाता है। भारत में केंद्रीय स्तरीय पर अब जो विधायिका जो है हमारे भारत में वह दो स्तर में हम इसे देख सकते हैं।
आप केंद्रीय स्तर पे भी देख सकते हैं और आप राज्य स्तर में भी देख सकते हैं। अगर आप केंद्रीय स्तर में देखेंगे तो आपको 2 सदन प्राप्त होंगे, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं जिसमें विधायिका जो हमारे लिए विधि निर्माण करती है। और अगर आप राज्य में देखें तो आपको विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलेगा। तो भारत में जो केंद्रीय स्तर पर जो संसद और राज्यों के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद, जो केंद्र के स्तर पे आप देखेंगे तो आपको संसद देखने को मिलेगा जो कि राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद आपको विधायिका में देखने को मिलेंगे। तो विधायिका का यह ही लोग जो हैं वह कार्य को संपादित करते हैं। विधायिका को आप इस चार्ट के माध्यम से और इजी वे में समझ पाएंगे। जो विधायिका है, अगर हम केंद्र में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा हमें देखने को मिलेगा। अगर हम राज्य में देखें तो विधानसभा और विधान परिषद हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसका जो काम है वह विधि निर्माण करना है और संविधान का संशोधन करना है। और इनमें कौन जाते हैं? जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चूज करे जाते हैं, जो वोटिंग के थ्रू जिनका निर्वाचन किया जाता है, वह विधायिका में जाकर विधानसभा में और विधान परिषद में बैठते हैं। अब इन्हीं में से जो है वोटिंग होती है और वह यूनियन जो है जो हमारी केंद्र सरकार है उसमें जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब हम देखते हैं कार्यपालिका। सो गाइस, जो कार्यपालिका होती है इसका जो काम होता है, जो विधायिका के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनका क्रियान्वयन करना। उनका क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था होती है हम उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो जो कार्यपालिका होती है वह भी 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। इसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका वो होती है जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो लोकतांत्रिक शासन में जिनके जो जनता के थ्रू चूज होती हैं और जो कार्य करती हैं। जैसे कि हम राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो राजनीति में हैं, उन्हें हम चूज करते हैं। जैसे कि हमने प्रधानमंत्री को चूज किया है, हमने मुख्यमंत्री को चूज किया है। वोटिंग के थ्रू हम जैसे चूज करते हैं, तो जो है यह राजनीतिक कार्यपालिका है। यह हमारे लिए कार्य करते हैं, जो नियम विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें यहाँ लागू करते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट कराते हैं जनता के पास। तो जो कार्यपालिका है यह 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, और जो स्थायी कार्यपालिका है और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जो जनता के द्वारा चूज किए हुए प्रतिनिधित्व से जो आते हैं, जैसे कि हमने मुख्यमंत्री को चूज किया, प्रधानमंत्री को चूज किया, इनका जो अवधि है वह निश्चित होता है। 5 साल यह राज्य करेंगे, 5 साल शासन संचालन करेंगे और 5 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद फिर से निर्वाचन होगा, फिर से चुनाव होगा और फिर से नई सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह अस्थायी कार्यपालिका है। अगर हम देखें स्थायी कार्यपालिका, तो स्थायी कार्यपालिका भी होती है। स्थायी कार्यपालिका में कौन होता है? तो स्थायी कार्यपालिका में शासकों का अधिकारी तंत्र जो होता है वह स्थायी कार्यपालिका में आता है। शासकों का अधिकारी तंत्र बोले तो जो आप एमपीपीएससी, यूपीएससी जो एग्जाम देते हैं, जो शासन के लिए जो एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू जब आप क्वालिफाइड होके आते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के दौरान जब आप क्वालिफाइड होके आते हो, तो जब आप आईपीएस, आईएएस या एसडीएम जो भी आप बनते हो, तो यह भी आप कार्य जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी होती हैं उनके क्रियान्वयन करते हो, उनको पूरी व्यवस्थाएं बनाते हो, जनसंख्या तक उन्हें पहुंचाते हो, जो भी योजनाएं आती हैं उन्हें जनसंख्या के लिए लाभ के लिए कार्य कराते हो। जैसे अभी कोविड-19 के थ्रू बहुत सारी गाइडलाइन करवाई गई, तो यह सब किसने क्रियान्वित किया? अपने अपने जिलों के, अपने अपने राज्य के अपने अपने जिलों के जो एसडीएम हुए उन्होंने क्रियान्वित किया, अब जो अधिकारी हुए उन्होंने क्रियान्वित किया। तो यह जो है स्थायी कार्यपालिका में अधिकारी तंत्र आता है। भारत में जो है विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का चयन होता है। जो विधायिका है, जिसमें विधायिका में जो है जनता चूज करती है प्रतिनिधित्व, वह विधायिका में आते हैं, और जो विधायिका में चयनित लोग हैं वह ही कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका में वही लोग आते हैं जो विधायिका में ऑलरेडी हैं। तो आप पहले कार्यपालिका में अगर आना चाहते हो, अगर आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद में आना चाहते हो, तो आपको पहले कार्यपालिका में विधायिका में आना होगा। फिर आप
कार्यपालिका में आ सके उसके लिए आपको विधायिका का सदस्य होना पड़ेगा। तो भारत में जो विधायिका के सदस्य हैं वही कार्यपालिका में आते हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से और अच्छे से समझ पाएंगे। कार्यपालिका जो है वह दो प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो सिविल सेवक जो होते हैं, जब आप सिविल सेवा परीक्षा देते हैं और उसमें जब आपका चयन होता है तो आप सिविल सेवा IPS SDM जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वह इस स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका में जो चुनाव के थ्रू होता है, जैसे कि राष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो या प्रधानमंत्री हो, यह अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। जो संघ में अगर हम देखें तो, और राज्य में हम अगर देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इनका जो काम है नीति का निर्माण करना और विधायिका द्वारा जो निर्मित विधियों हैं उनका क्रियान्वयन करना इनके द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको विधायिका भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं न्यायपालिका। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो हमारी न्यायपालिका है वह क्या कार्य करती है। तो जो न्यायपालिका होती है गाइस, वह जो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो कार्यपालिका विधायिका जो है नियम बनाती है, कार्यपालिका उसे संचालित करती है। अब नियम बनाने के बाद संचालन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर देश में, जिलों में या फिर राज्य में किसी भी प्रकार की या फिर दो सत्ताओं के बीच जितनी भी गड़बड़ी होती हैं या फिर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय लेने के लिए एक संस्था बनाई गई है न्यायपालिका, जिसे हम बोलते हैं शासन के विवादों के समाधान करने वाली जो संस्था होती है न्यायपालिका कहलाती है। जो हमारी भारत देश है इसमें लोकतांत्रिक शासन, जैसे भारत में न्यायपालिका जो है विधि की व्याख्या का कार्य करती है। जो हमारे नियम है उनकी व्याख्या का कार्य न्यायपालिका करती है। भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका है। जो हमारा भारत देश है उसमें एकीकृत न्यायपालिका है। अब आप बोलेंगे कि एकीकृत न्यायपालिका कैसे है? जिला में अलग न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय जो राज्य है उसमें उच्च न्यायालय में अलग न्यायपालिका है, और जो केंद्र है उसके लिए एक अलग न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायपालिका। तो हम इसे एकीकृत कैसे कहेंगे? जिले की अलग है अधीनस्थ न्यायपालिका जैसे हम कहते हैं, राज्य की अलग है उच्च न्यायपालिका जैसे हम कहते हैं, और उच्चतम न्यायपालिका जो केंद्र में होती है। तो हम इसे एकीकृत इस प्रकार से कहेंगे, जो कार्यपालिका और विधायिका है यह एक दूसरे से स्वतंत्र है। यह इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी और यह इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन इनके बीच में कुछ नियम है। लेकिन जो हमारा न्यायपालिका है, यह अगर हम देखें जो अधीनस्थ न्यायपालिका है, जो जिले की न्यायपालिका है, वह राज्य की न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय बता दिए गए हैं वह जो अधीनस्थ न्यायपालिका है, जिले की जो न्यायपालिका है उसे फॉलो करना ही होगा। उच्चतम न्यायपालिका ने जो नियम बना दिए गए हैं वह उच्च न्यायपालिका को फॉलो करना ही होगा। जो निर्णय ले लिया गया है वह उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका जो है वह सर्वोच्च न्यायपालिका है, इसके पास शक्ति है। अगर इसने बोल दिया तो इन दोनों जो न्यायालय हैं इन्हें मानने ही पड़ेंगे। जो भारत न्यायपालिका है वह आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे भी चार्ट के माध्यम से समझ पाएंगे। न्यायपालिका को हम इस चार्ट के माध्यम से और भी अच्छे से समझ पाएंगे। जो हमारा न्यायपालिका है वह न्यायालय जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। जो जनपद न्यायालय है वह जिले के जो भी निर्णय है वह जनपद न्यायालय लेगा। जितने भी विवाद हैं व्यक्तियों के मध्य हैं, जितने भी विवाद हैं वह जनपद जो न्यायालय है उसका निर्णय लेता है। अगर यहाँ पे व्यक्ति अगर क्लियर नहीं होता है, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वह उच्च न्यायालय में जाएगा, वह बात अलग है। लेकिन अब यहाँ पे उच्च न्यायालय जो होता है वह जो होता है राज्य के जितने भी केस हैं उनको सुलझाता है। इसी प्रकार जो केंद्र के केस हैं ये दोनों जब जनपद न्यायालय और उच्च न्यायालय जिन केसों को नहीं कर पाता है, जब व्यक्ति इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, तब वह उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और उच्चतम न्यायालय में फैसला होता है। तो इस प्रकार से व्यक्तियों के जो संतुष्टि के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए या सत्ताओं को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार से 3 त्रिस्तरीय जो न्यायालय है वह बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, यह लास्ट में डिसीजन लेता है और इसने जो डिसीजन ले लिया है वह डिसीजन उच्चतम न्यायालय और जनपद न्यायालय को मानने ही होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है न्यायालय, इसमें एकीकृत न्यायालय है हमारे भारत देश का, कि
इस न्यायालय ने जो निर्णय लिए हैं वह उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय इन दोनों को फॉलो करने के लिए यह बाध्य हैं। अब उच्चतम जो न्यायालय है उसका कार्य क्या है यह हम देख लेते हैं। तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है इसके जो कार्य है मूल अधिकारियों की रक्षा करना है, विवादों का समाधान, जितने भी विवाद हैं उन्हें समाधान करना, और संविधान जो हमारा बनाया गया है शासन संचालन हेतु, तो शासन संचालन हेतु जो संविधान बनाया गया है जिसमें व्यक्तियों की गरिमा, एकता, अखंडता और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार बताए गए हैं, उन सभी का संरक्षण करना इसका कार्य है। संविधान की व्याख्या करना, उसकी रक्षा करना, विवादों का समाधान करना और मूल अधिकार जो हमारे बताए गए हैं उनकी रक्षा करना। आई होप आपको न्यायपालिका बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और आई होप आपको इन वीडियो में मजा आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।